तो 3 चैप्टर से आपका मुद्रा और साख से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और ऑब्जेक्टिव आना है। तो देख लेते हैं 3 नंबर के हिसाब से अपन इसमें पहले टॉपिक कवर करें सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, और उसके बाद जो है फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके, है ना। तो क्वेश्चन आंसर तो अभी जरूरत है नहीं, ब्लूप्रिंट देख लिया है मैंने। ब्लूप्रिंट यहाँ मुद्रा और साख से 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद एक चैप्टर और बचा है, वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद अपन हिस्ट्री देखेंगे, है ना। तो सत्ता की सहायता स्कूल में हो गया, ये अभी हो गया। गूगल मतलब भूगोल अभी यहाँ पर करवा दिया ऑनलाइन क्लास में सारे वीडियोस। और इसके बाद आखिरी बचेगा, सॉरी ये हो गया है, हिस्ट्री बचा है बस। हिस्ट्री अभी करवा दूंगा मैं इसके बाद। तो सोशल आपका ऑनलाइन ही ऑनलाइन में खत्म हो जाएगा एक बस। हाँ, सिविक्स आपको स्कूल में पढ़ाया मैंने, तो वो उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो सिविक्स भी पढ़ा दूंगा, अगर एग्जाम टाइम में गैप मिलेगा तो। गैप में अगर मदद चाहिए होगी तो, है ना। देख लेते हैं इसमें क्या है। अ, बहुत अच्छा होगा अगर अपन दिमाग में माइंड में बना ले, जैसे पिछले चैप्टर में अपन ने जो है वो क्या क्या सीखा। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, जीडीपी क्या होती है, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है। अगर अपन माइंड मैप में आखिरी में अपने सार्वजनिक क्षेत्र और वो पढ़े, तो अगर दिमाग में टॉपिक क्लियर रखे तो बहुत अच्छा होगा। चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी मुद्राएं बनी हुई हैं, कुछ अपने देश की हैं, कुछ बाहर की हैं, डायग्राम बने हुए हैं अपने देश के पुराने सिक्के। आपने देखा होगा कई बच्चे जो है वो कॉइन कलेक्शन करते हैं, प्रतीक्षा के भी आपने देखे होंगे कॉइन। हाँ, उसने भी कई कंट्रीज के कॉइन जमा करके रखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी करा था, मेरे पास भी हैं कुछ अपने देश के कुछ पुराने कॉइन्स। उसमें से एक कॉइन जो है मेरे पास, मैं बाहर से खरीद के लाया था। वो थोड़ा सा पुराना है, मतलब कॉपर का, जब कॉपर के कॉइन चलते थे, अच्छा मोटा सा हाथ से बनाया वो कॉइन जब चलते थे। अपने बुक में उसका डायग्राम भी बना हुआ है, इस टाइप का है वो, हालांकि वो सोने का नहीं है। ये अकबर कालीन में ऐसे चलते थे, लेकिन सोने का नहीं है वो। पीत उसका है, तांबे का, कॉपर का। तो शायद मैंने दिखाया भी होगा आप में से बहुत सारे बच्चों को कि हाथ से छपी हुई मुद्राएं कैसी होती थी पुराने जमाने में। इंटरेस्टिंग बात है। साइंस क्लब में अभी एक वीडियो भी डाला था, एक फोटो डाला था मैंने, कि अभी जो वो ठेंगा दिखाते हुए वो है ना, अपने सिक्के वगैरह, 1 रुपए के सिक्के पे ऐसा ठेंगा दिखाया हुआ है, 2 रुपए के सिक्के में ऐसा किया हुआ है। तो वो भरतनाट्यम की मुद्राएं हैं, भरतनाट्यम की कुछ मुद्राओं को उसमें शामिल किया गया है। वो ऐसे नहीं है 1 नंबर 1 नंबर या 2 नंबर अंगूठा दिखाना नहीं है उसका मतलब, वो भरतनाट्यम की मुद्राएं इसलिए शामिल किया गया है। ये वाला सिक्का भी देखा होगा आपने जिसमें गेहूं की बाली लगी हुई है। तो वो जितने भी नोट पे तस्वीरें छापी जाती हैं वो किसी उद्देश्य से छापी जाती हैं, ऐसे नहीं छाप दी जाती हैं कि जो पसंद आया वही छाप दी। उसका कोई औचित्य होता है। चलो, चैप्टर का नाम है मुद्रा और शाख। मुद्रा तो हम सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास 10 का नोट है, 20 का नोट है, 200 का नोट है, अब तो 2000 का नोट भी है। तो उसको हम मुद्रा बोलते हैं, है ना। साख क्या होता है ना। साख साख मतलब होता है, अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो साख मतलब होता है इज्जत। इज्जत, है ना। तो क्यों ये साख शब्द जोड़ा गया है इस चैप्टर में। क्योंकि बहुत सारा जो है इस चैप्टर में ऋण की बात होती है, साख की बात होती है, गरिमा की बात होती है व्यक्ति की। कि कैसे वो आप खुद सोचोगे, अगर आप किसी नोट को देखोगे, उस पे आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर आपके पास कोई सा भी नोट है, अगर आप उसको निकालोगे, मेरे पास अभी ये 20 रुपए का नोट है, और उसका अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये नोट, कागज का नोट छापने में, 20 रुपए का नोट है, इसको छापने में 1 या 2 रुपए का खर्च आया होगा, केवल 1 या 2 रुपए का, है ना। पूरे और है 20 रुपए। तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि हम क्यों नहीं ढेर सारे नोट छाप लेते, फिर अगर 2000 रुपए का नोट 10 रुपए का छपता है या 15 रुपए का छपता है, 2000 रुपए का, तो हम बहुत सारे 2000 के नोट छाप लेंगे। लेकिन शायद मैंने क्लास में डिस्कस किया है इस चीज को, कि 2000 रुपए के नोट अगर हम बहुत सारी करेंसी छाप भी लें तो उसका कोई यूज यूज नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो जो चीज़ हम 10 रुपए में खरीद पा रहे होंगे उसके लिए आप 1000 रुपए दे सकते हैं हम, तो 1000 रुपए देंगे। कई कंट्रीज ने ऐसा किया है, तो वहां पर लोग झोले से लेकर सब्जी खरीदने जाते हैं, झोलों में नोट भर कर सब्जी लेने जाते हैं 10 रुपए की। तो वहां पर कई लोग कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने करेंसी ज़्यादा छाप ली है,
नासमझी में, तो वहां पर जो है वो झोलों से भर भर के 10 रुपए तो ऐसे ही फेंक देते हैं वो उसमें। जैसे दाल चूड़ा पैक करके देते हैं ना अपने यहाँ, वो लोग भी ऐसे ही दाल चूड़ा पैक करके कचरे में फेंक दे, क्योंकि कीमत ही नहीं है उस नोट की जो छप गई है गलती से। इसलिए नोट ज्यादा छापना नहीं लाजमी है, नहीं छापे जाते हैं। उस नोट पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो लिखा रहता है, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो कीमत इस 20 रुपए की नहीं है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट की कागज की नहीं है, कीमत इस वचन की है जो कि हमारे 20 रुपए के नोट पर गवर्नर ऑफ आरबीआई दे रहे हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है, गवर्नर आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं वो दे रहे हैं, उस वचन की कीमत है 20 रुपए। और पहचान आ सके इसलिए इस पर जो है वो नंबर और बहुत सारे सिक्योरिटी कोड डाले, वो डाले जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड वगैरह, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। जैसे गांधी जी दिखाई देते हैं वो खाली स्थान पर, वहीं पर जो है आजकल वाटर मार्क लगने लगा है 20 रुपए का। ऐसे यहाँ पर जो पिलर बना रहता है उस पर भी बहुत सारे आइकन बने रहते हैं। एक वाटर मार्क 20 रुपए का ही बना रहता है जो दिखाई देता है ऊपर करने पर। एक चांदी का थ्रेड लगा हुआ रहता है, ढेर सारे बहुत सारे चिन्ह हैं इतने जो जिससे पहचाने जा सकता है असली नकली नोट को। उससे परिचित होंगे आप बहुत अच्छे से। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में बड़ी फेमस गुफाएं हैं। और बोला जाता है कि पहाड़ को काट कर ये गुफाएं बनी हुई हैं। पहाड़ मतलब कि पहाड़ को, नॉर्मली क्या होता है जो किला वगैरह बनाया जाता है, मंदिर वगैरह बनाया जाता है, वो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा बनाया जाता है। यहाँ पत्थरों को काट 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 कर अंदर जो है वो मंदिर या किला जो भी है वो बनाया गया है। मैं गया नहीं हूँ तो थोड़ा सा नॉलेज कम है उसके बारे में, लेकिन पता है कि मंदिर को पत्थर को ऊपर से काट कर जो है वो नीचे बनाया गया है। बड़ा मजबूत है वो। एलोरा की गुफा 20 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। तो बोलना ये चाह रहा था, साख मतलब यही, जो ये कीमत है ना इस नोट की नहीं है, वो इस वचन की है। कि भाई आरबीआई का गवर्नर वचन दे रहा है कि पैसे धारक धारक को 20 रुपए देने का वचन मैं दे रहा हूँ। तो ये तो सिंपल सा कागज है, वो साख उस वचन की है जो वचन आरबीआई का गवर्नर दे रहा है ना। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टार्टिंग में बात करेंगे मुद्रा का, कैसे मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी, स्टार्टिंग में कैसे लेन देन होता था उसके बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली एक शब्द आएगा, बहुत कॉमन शब्द है इस चैप्टर के लिए, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वो क्या होती थी, फिर उसके बाद कैसे धातुओं के सिक्के बनाने लगे, इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है धातुओं के सिक्के का उपयोग। तो वो फिर उसके बाद आधुनिक जो तकनीकें हैं, अभी जैसे क्वेश्चन भी आया था आपका एटीएम वगैरह का, चेक वगैरह जो क्या होते हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर के बारे में है, इसमें आप पढ़ोगे। और आखिरी इस चैप्टर में बीच में कॉन्सेप्ट आता है ऋण का। ऋण मतलब कि जो लोन लेना होता है ना। लोन लेना क्या होता है, वो क्यों देते हैं बैंक लोन, और बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, भारत में नोट कौन छापता है, आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन आती है इस चैप्टर में। आपको पता होना चाहिए आरबीआई क्या है। भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है उसको। गंदे शब्दों में बोलो तो सभी बैंकों का बाप, बाप दादा परदादा जो भी बोलना चाहो गंदे शब्दों में। अच्छे शब्दों में बोलो तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नोट छापने का अधिकार उसी को है। उसका जो चेयरपर्सन होता है जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, आरबीआई का गवर्नर, उसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार करती है। संवैधानिक नियुक्ति होती है वो, संविधान के तहत की जाती है सरकार के द्वारा। हाँ, तो उसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। और हाँ, ऋण के बारे में जानेंगे कि हम दो प्रकार का ऋण जो है वो मिलता है हमें, एक औपचारिक स्रोत से और एक अनौपचारिक स्रोत से। तो उसमें क्या अंतर होता है वो चीज़ में देखेंगे, है ना। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ऋण का, कि औपचारिक स्रोत से मिला हुआ ऋण में क्या फायदे हैं और अनौपचारिक स्रोत में मिले हुए ऋण में क्या फायदे हैं। स्टार्टिंग करते हैं, मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी। मुद्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब स्टार्टिंग में लेन देन किया जा रहा था, वो लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा था। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु किसी को मालूम है क्या, कोई बताना चाहेगा वस्तु विनिमय प्रणाली, थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग का नॉलेज कितना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। नहीं, मैं इसका मतलब ये समझूंगा कि नहीं पता है आपको। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब पुराना समय था, मुद्राएं नहीं होती थी, लेन देन कैसे होता था, क्योंकि भाई देखो, अगर मैं खेती कर रहा हूँ, गेहूं उगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गेहूं ही गेहूं खाऊंगा।
सब्जी खाऊंगा ही नहीं, या दूध नहीं पीऊंगा। मेरे घर में हो सकता हो भैंसे जो है वो पलती नहीं हो, मर जाती हो। तो मैं तो स्टार्टिंग में कैसे करते थे, तो स्टार्टिंग में इस तरह से किया जाता था कि भाई देख, ये जूते बेचने वाला जूते बेच रहा है, गेहूं बेचने वाला गेहूं बेच रहा है। तो अब मुझे ये बोलता है कि यार देख, मेरे को गेहूं की जरूरत है, तो मेरे जूते खरीद ले, मैं तेरे से गेहूं खरीद लूंगा, है ना। मैं तेरे को एक मन गेहूं दे रहा हूँ। मन मतलब नापने की तकनीक होती है। एक मन अभी किलोग्राम होता है ना, जैसे पहले मन चलता था। तो बोले मैं तेरे को इतना गेहूं दे रहा हूँ, लेकिन बदले में तू मेरे को जूते दे दे, मतलब गेहूं दे दे, सॉरी। मैं तेरे को जूते दे दूंगा, तू मेरे को गेहूं दे दे। अब गेहूं वाले बोलेगा मेरे को जूते चाहिए ही नहीं है, मैं तो चप्पल पहनता हूँ। मैं तो चप्पल पहनता ही नहीं, मैं तो नंगे पैर घूमता हूँ। तो मैं क्यों गेहूं लूँ तुझसे, मेरे को नहीं चाहिए गेहूं। तो ये दूसरे बंदे के पास जाएगा और बोलेगा मतलब दूसरा बंदा हो सकता हो कि दूध बेचता हो। तो बोले भाई मेरे को गेहूं चाहिए, मतलब मेरे को दूध चाहिए, तो एक काम कर तू जूते ले ले, या फिर एक काम कर तू गेहूं वाले को दूध दे दे, मैं तेरे को जूते दे दे रहा हूँ। तो दूध वाला अगर चाहे तो समझ रहा है ना कितनी परेशानी है। सुनने में ही परेशानी में भाई क्या है, ये क्या लगा रखा है, जूते जबरन में पकड़ा रहा है। यही परेशानी थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता था। अब उस बदले में सोना चांदी भी हो सकता है। तो बड़ी परेशानी जाती थी कि कैसे तय हो कि कितना सोने में कितना गेहूं मिलेगा। राजा तय करते थे हालांकि, लेकिन अब वो राजाओं का क्षेत्र भी अलग अलग होता है, इस क्षेत्र में दूसरे राजा, उस क्षेत्र में दूसरे राजा, तो वो गड़बड़ हो जाता था फिर उससे। तो ये तो गड़बड़ मामला है, इसमें बड़ी परेशानी जाती थी ये लोगों को। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही परेशानी थी, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब सामने वाले बंदे को नहीं चाहिए तो फिर क्यों उसमें परेशानी जाएगी, जाहिर सी बात है जाएगी। यही इसी कारण से फिर मुद्रा का जन्म हुआ कि भाई एक काम करो, एक ऐसी चीज बना दो जिसको दे उसका मूल्य तय हो, और उसको देने पर पहले से तय हो कि इसका मूल्य इतना है और इतने रुपए में ये वाली चीज इतनी आएगी। तब वहां पर जाकर जो है वो अच्छा, इसमें इसमें एक शब्द आता है, इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग बोला जाता है कि भाई मेरे इस हो सकता हो कि इसको भी जूते चाहिए हो और इसको गेहूं चाहिए हो, दोनों आप व्यापारी आपस में मिल गए, तो इसको आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। संयोग वो एक तरह से संयोग है, एक संयोग को पता नहीं अब इंग्लिश में कौन सा शब्द है, को इंसिडेंट बोलते हैं। को इंसिडेंट है कि भाई चलो कि किसी को जूते चाहिए थे, उसी को उसी टाइप गेहूं वाले को जूते चाहिए थे और जूते वाले को गेहूं चाहिए थे, दोनों आपस में मिल गए, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपनी चीजों को। वो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, तो अब इस बंदे को जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, इसको गेहूं चाहिए थे। परेशानी खड़ी हो गई यहाँ पर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को बोला जाता था, और इसमें परेशानी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। इसलिए फिर जो है वो मुद्रा आई, है ना। मुद्रा के आधुनिक रूप, यहाँ पर कुछ पुरानी मुद्राएं भी ली हुई हैं। प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने, 2500 वर्ष पुराने। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन लगभग 1100 सन की बात है, 1100 ईस्वी की बात है। तुगलक के सिक्के, उसके बाद अकबर कालीन, तो अकबर का जमाना 1500 का कुछ था। और 1 रुपए का सिक्का तो अभी वाला दिख ही रहा है आपको। बैंकों में निक्षेप, करेंसी मतलब वही कागज के नोट आते हैं, धातु के सिक्के आते हैं, सोना चांदी आधुनिक बहुमूल्य मुद्रा धातु सोना चांदी तांबे के सिक्के से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह रोजमर्रा की चीजें भी नहीं बनी हुई है। आंतरिक मुद्रा में इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। वही बात बोली मैंने, वो वचन जो दिया ना गवर्नर ने, वो सरकार की तरफ से दिया गया वचन है कि भाई हम दे रहे हैं इस बंदे को 1000 रुपये देने का आश्वासन, आप बेफिक्र रहो। ये बंदा अगर कंगाल भी हो जाएगा तो 1000 रुपये हम देंगे इसकी वजह से, इसकी जगह पर, है ना। तो वो वचन की कीमत है। और सरकार जो है वो देश की संवैधानिक है, इसलिए भाई सरकार की बोल का जो है वो बात होती है। सरकार ने बोल दिया ना तो बस, और कोई सुनने की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसकी कीमत है। सॉरी।
सॉरी। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो करता तो छापता तो आरबीआई है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही नोट छापने को बोल रही होती है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। हम चाहें कि हम अपनी करेंसी खुद की छाप सकें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वैध नहीं है, अवैध चीज है। इसके अलावा कानूनी विनिमय के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। जैसे भारत में सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। तो रुपया को सरकार की अथॉरिटी है, इसलिए रुपया देने से कोई मना नहीं कर सकता। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। निक्षेप मतलब कि जमा करना, एक तरह से बैंकों में जमा करना। तो बैंकों में निक्षेप, उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन पाने वाले मजदूर के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस नगद का क्या करते हैं, तो वो बैंकों में अपने नाम से खाता खुलवाते हैं और उसे जमा कर देते हैं, उस पर सूद यानी कि ऋण भी प्राप्त करते हैं। आप घर में पता करिए कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, घर में किसी का खुला हुआ है बैंक, तो वो पैसा जमा करते हैं। जैसे आप लोगों के भी, कई लोगों के बच्चों की स्कॉलरशिप आती होगी, तो वो सेविंग बैंक अकाउंट में डले डले उसमें परसेंटेज बनता है, 4% ब्याज मिलता है साल भर का। अगर पैसा जमा हुआ है तो जैसे अगर 100 रुपये जमा करे आपने, तो साल भर के आपको 4 रुपये उस पर ब्याज मिल जाता है, साल भर का। है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पर मिलता है। तो जितना पैसा आप पे जमा हुआ होगा उस पे 4% ब्याज मिल जाता है। तो खाली रखने से, घर में रखने से मतलब ये, बैंकों में 4% तो कम से कम मिल ही रहा है ना। मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा है। इस सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। तो ये मांग जमा एक तरह से चेक का ही उदाहरण है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिस भी बैंक में खाता है, वह एक निश्चित रकम के चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो मांग जमा जो है, चेक को ही बोलते हैं एक तरह से। और चेक कैसे काम करता है, यहाँ पर एक चेक का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ साइड में डबल लाइन में लिखा हुआ है A/C, अकाउंट पेई। पेई मतलब कि जो दे रहा है ना, अकाउंट पेई। यहाँ पर लिखा है पे, प्रेम कुमार इनका नाम लिखा हुआ है। धारक रुपए 57,000 ओनली, 57,000 रुपये दिया है, इंग्लिश में लिखा है 57,000। या धारक को 57,000 रुपये अदा करे। अब देख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अपना रकम जो है वो बैंक में रखी हुई है। अब मैं एक कागज पर बैंक को आदेशित कर रहा हूँ खास तौर पे ऐसा बहुत अजीब सा लगता है कि मैं बैंक को आदेश दे रहा हूँ कि भाई साहब मेरे खाते में इतने रुपए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इतने रुपए मेरे खाते में से, इस व्यक्ति जिसका नाम ये है, उसको इतने रुपए, हिंदी में लिख दिए और गणित में लिख दिए, इतने रुपए आप मेरी तरफ से दे दो। आप, मैं दे रहा हूँ। आप बैंक को आदेशित कर रहे हो। रियलिटी में एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम चेक भी दे रहे हैं किसी को, तो बैंक हम पर वो कर रहा है, एहसान कर रहा है। जबकि हम बैंक पर एहसान कर रहे हैं, हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है। हम चेक लेके जो है बैंक से बोल रहे हैं। आप एसबीआई में जाओ, चेक लेके कितने परेशान हो गए, वो लोग इतना ऐसे आपसे बात करते हैं कि भाई वो सब कुछ है, हमको सब कुछ आता है, हम सब यहाँ के राजा हैं, आपकी मजबूरी है बैंक में आने की, ऐसा बिहेव करते हैं वो लोग। लेकिन राजा एक्चुअली में जनता होती है, जनता का पैसा बैंक में नहीं होगा तो बैंक ठप हो जाएगा। तो हम चेक में आदेशित करते हैं हमारे बैंक को कि भाई साहब इस व्यक्ति को मेरे इस बैंक में से निकाल के इतने रुपए दे देना आप। है ना। तो वो चेक में, यहाँ पर जो है चेक क्या करता है, यहाँ पर देखो ये चेक नंबर होता है स्टार्टिंग में, ये बहुत जरूरी है यार। देखो आगे आपको कभी भी चेक मिलेगा ना, तो चेक नंबर आपको जो है वो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं चेक नंबर क्या होता है। स्टार्टिंग में ये डिजिट में 6 नंबर का लिखा रहता है, इसी को चेक नंबर बोलते हैं। और ये जो पूरा रहता है, ये बैंक का कोड रहता है पूरा। इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल ये स्टार्टिंग का बस इसको ही चेक नंबर का ही लेना देना होता है। अच्छा, चेक में काटा पीटी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। खाता संख्या लिखना जरूरी है, क्योंकि पता तो होना चाहिए आपका खाता नंबर कितना है, आपके कौन से खाते से पैसे देना है प्रेम कुमार जी को, 57,000 रुपये। और यहाँ पर ये साइन बिल्कुल सही होना जरूरी है, इसमें काटा छाटी बिल्कुल नहीं चलेगी, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी चेक में। अगर थोड़ी बहुत भी काटा पीटी हुई या ओवर राइटिंग हुई, या फिर आप जैसे परीक्षा कॉपी में लिखना भूल जाते हो ना, जैसे आपने 57,000 लिखा और आप 7 लिखना भूल गए, 50,000 लिखा और आपने एरो करके ऐसा लिख दिया कि 7 जोड़ दो इसमें, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पर। है ना, क्योंकि बहुत रिस्की मामला होता है, किसी का पैसा किसी को चल जाता है।
सॉरी, अभी कुछ दिन पहले बॉयज की क्लास में बात भी चल रही थी, चेक बाउंस होना क्या होता है। तो यदि मान लीजिए कि मेरे को जो है वो प्रतीक्षा को कुछ रुपए उधार देना है, मतलब कुछ पैसे देना है। तो मैंने क्या करा, बोला प्रतीक्षा से कि प्रतीक्षा एक काम करो, ये चेक ले लो तुम। मान लो 1,000 रुपये देना था मुझे इसको। मैं बोला 1,000 रुपये देते, लेकिन मैंने बोला इसमें डेट डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर डेट डालना पड़ती है चेक में, तो मैं इसमें डेट जो है वो मार्च की डाल रहा हूँ, 1 मार्च 2023 की डाल रहा हूँ डेट, तो इसको पहले मत देना तू। अगर पहले डाल देगी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये है नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हुआ क्या, जैसे ही मैंने 1 मार्च की इसको बोला था, डेट डाली थी, ये गई, और 1 मार्च को तुरंत जो है, जैसे ही 1 मार्च अगले आई, और उसने 1 मार्च को चेक डाल दिया, और मेरी पेमेंट आई नहीं। मेरी पेमेंट आई नहीं, तो मेरे अकाउंट में उतने रुपए थे नहीं, मेरे अकाउंट में 600 रुपये पड़े हुए थे। तो अब होगा क्या, होगा ये कि मैंने बैंक को आदेशित कर दिया था कि मेरे अकाउंट से 1,000 रुपये दे दो, और मेरे अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। उस कंडीशन में जो है वो चेक बाउंस हो जाएगा, मतलब आपने क्या करा, बैंक की रेपुटेशन दांव पे लगाई। आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपने उसको वादा क्यों दे दिया देने का। उस कंडीशन में बैंक जो है वो मुझ पर केस ठोक सकता है, वो मुझ पर एफआईआर कर सकता है, दर्ज के देखो देखो हमारी इसने जो है अपने चक्कर में हमारी नाम गिराने की बात कर रहा है। और ये प्रतीक्षा भी मेरे ऊपर दावा ठोक सकती है कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने चेक क्यों दिया, है ना। तो उस केस में आपको जो है वो जेल हो सकती है, और वो रिस्क की मामला हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं चेक बाउंस होना, कि खाते में पैसे नहीं थे और उसके बाद चेक दे दिया आपने, तो चेक डाल दिया उसको, उसको चेक बाउंस होना बोलते हैं। तारक मेहता जो लोग देखते होंगे वो लोग इस बात से परिचित होंगे, चेक बाउंस होना क्या होता है। जेठालाल परेशान हो चुका है कई बार बेचारा, चेक बाउंस होने के चक्कर में, है ना। तो ये होता है चेक, मतलब केवल अपने यहाँ सिक्के और नोट ही नहीं है केवल करेंसी के रूप में, हम एक साधारण कागज पर अपने बैंक को आदेशित कर सकते, तो ये भी तो एक करेंसी तो हुई, ये भी इसको बोलते हैं मांग जमा, मांग जमा। सॉरी, बोलोगे तो खांस लेते हो, उसके बाद माइक बंद करते हो, एकदम से आ जाता है ठसका। चलो, आज के लिए इतनी रखते हैं, चेक आपने पढ़ लिया है। अभी थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, थोड़ा नहीं ज़्यादा बाकी है। धीरे धीरे देखेंगे कैसे बैंक काम करते हैं, बैंकों को क्या फ़ायदा होता है, कहाँ कहाँ से फ़ायदा होता है, कैसे ब्याज पे ब्याज कमाते हैं बैंक, कैसे हमको लूटते हैं, कैसे हमको ही लूट कर हमसे ही कमाई होकर हमारे बाप माई बाप बन जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि बैंक ज़रूरी भी क्यों है। और लोगों को अपने को भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज के बारे में, बैंक के बारे में होना चाहिए। चैप्टर इसलिए जोड़ा जाता है कि आप बैंकिंग सुविधाओं को समझ सको। कई लोग बहुत परेशान होते हैं बैंक में जरा जरा सी बातों के लिए, तो उन सबको वो जानेंगे, 1-2 दिन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे, सुबह मिलते हैं पहले तो आर क्लास में, फिर उसके बाद बाकी क्लास में मिलेंगे, है ना। तो चलिए बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी जय सभी। गुरुदेव भैया।